से ये टैक्स चोरों को पकड़ेंगे। ये टैक्स चोर अपने अरबों रुपए इन बैंकों से निकलवा लेंगे और बैंक खाली हो जाएंगे, शौकत तरीन साहब की दुकान बंद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अब्रार और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। आज की बड़ी खबर ये है कि कौमी बचत के महकमे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि बजट में फैसला हुआ था कि नेशनल सेविंग की जितनी भी बचत स्कीमें हैं, जिसमें पेंशन बहबूद सर्टिफिकेट है, इसके अलावा डिफेंस सर्टिफिकेट, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सर्टिफिकेट्स हैं, बांड हैं, मुख्तलिफ स्कीमें हैं, जो कौमी बचत की मुनाफे पर टैक्स जो है वो डबल कर दिया गया है। पहले था 10% फाइलर के ऊपर था और टैक्स नॉन फाइलर के ऊपर 15% इनकम टैक्स काटा जाता था, जो कि बजट के फैसले के मुताबिक बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। और गुज़श्ता रोज महकमा कौमी बचत ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि जिसका 1 लाख रुपया जमा है और उसका मुनाफा मंथली 900 रुपया या 950 रुपया आता है, उसमें से अब 30% टैक्स काटा जाएगा अगर वो नॉन फाइलर है। अगर वो बंदा फाइलर है तो 15% काटा जाएगा, और जिनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और उनका मुनाफा साल का 5 लाख रुपया या इससे ज्यादा है, उनके मुनाफा में से 35% के हिसाब से टैक्स काटा जाएगा। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तजा साबिर साहब हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा साहब, ये क्या हुआ है कि बजट में एक ऐसा फैसला किया तब्दीली सरकार ने, हालांकि एक तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि मईशत की बेहतरी हो रही है, लोगों की बहबूद के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन वो लोग आमतौर पर ये जो कौमी बचत की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, ये पेंशनर होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, एक तो पहले से मुनाफा कम है और ऊपर से टैक्स डबल कर दिया गया है। देखिए, बहुत ही ये जो इक़दाम उठाया गया है, ये गरीब कुश जिसको हम कह सकते हैं इक़दाम है। और अगर आप ये देखें कि मुनाफे जो है कहीं भी पूरी दुनिया में मुनाफे ऑलरेडी जो है वो इनकम टैक्स दे के बचतें जो है वो बनती हैं। ऐसा नहीं होता कि बराह रास्त से बचत आ जाती है। आप पूरा साल काम करते हैं, आप टैक्स देते हैं और टैक्स के बाद जो आपकी रकम बचती है वो आपको सेविंग्स उसका नाम दिया जाता है। और सेविंग्स की आदत डालने के लिए पूरी दुनिया में कौमें जो है वो ड्राइव चलाती हैं कि आप सेविंग की आदत डालें, सेविंग्स करें, ताकि वो एक ऐसा स्ट्रेटजिक, मैं कहता हूँ, इकॉनमी एसेट्स होता है कि वो उनको पड़े रहने होते हैं पैसे। तो ऐसी सूरत हाल में जब तमाम वो ऐसी बेवाएँ, वो यतीम बच्चे जिनके वालिदैन फौत हो जाते हैं, वो ऐसी बेवाएँ जिनके खामद फौत हो जाते हैं, उनके पैसे पड़े ही होते हैं। साहब का फौजी जो सारा पूरी ज़िंदगी अपनी बॉर्डर पे गुजार देते हैं, उनके बेवाओं के पास उनके पैसे होते हैं। तो ऐसी तमाम स्कीमों के ऊपर टैक्स की शरह इस तरह से बढ़ाना कोई गरीब परवरी नहीं है, ना ये गरीब का बजट है जिस तरह बार बार कहा जा रहा था कि ये गरीब का बजट है। तो इस इक़दाम से तो कतई कहीं नज़र नहीं आता कि ये कोई गरीब के लिए इक़दाम किया जा रहा है। इंतहाई मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ये फेल है, ऐसा ये इक़दाम उठाया गया है जिससे इकॉनमी बूस्ट होने की बजाय इकॉनमी जो है वो तमस्ली का शिकार होगी। क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा बचतों के ऊपर टैक्सेशन करेंगे तो बहुत से लोग जो हैं वो इन बचतों को फिर बाहर निकाल लेंगे, फिर वो कोई ना कोई और ऑप्शन जो है उसके यूज़ करेंगे, तो आपकी जो बचतें हैं, आपकी सेविंग्स है, वो कम हो जाएगी। तो ये एक हमेशा पॉलिसी रहती है हुकूमतों की कि वो सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, सेविंग्स करें, तो ये उसके भी मुनाफी है। और दूसरी ये बात की जा रही है कि एक तरफ एहसास लंगर, एहसास मोबाइल जो लंगर खाने हैं वो यतीम खाने, उसके साथ साथ आपको एहसास के जो सेंटर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ये वही तो लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनकी ये बचते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि $1 बिलियन की जो आपने बचते हैं उनके ऊपर टैक्सेशन आपने की है। आप रिकॉर्ड ले लें नेशनल सेविंग से कि कौन कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं जिन्होंने बचतें जो हैं वो की हुई हैं और वो सेविंग्स। और दूसरी बात ये है कि दुनिया भर में ये चीज़ चल रही है कि जो कोविड आया और उसमें हमने ये देखा कि जितने ये इस तरह के एसेट्स से सेविंग्स वाले, उसकी वजह से मुआशरे जो है वो बड़ी हद तक
बेहतरी रही है उनमें, जिन ममालिक की सेविंग्स अच्छी थी उनकी मौजतें जो है वो बेहतर रही हैं, क्योंकि एक ऐसा एसेट जो है उनके पास मौजूद है इस रकम की सूरत में जो सेविंग्स के लिए, क्योंकि वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, सारा साल बैंक्स यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट यूज़ करती है उन लोगों के पैसे। तो ये मेरे नज़दीक जो है वो अच्छा इकदाम जो है नहीं उठाया गया। इस मतलब इसके कि आपके पास अगर टैक्सेशन की आप बात करते हैं तो आपके पास पूरी दुनिया पड़ी है टैक्सेशन के लिए, पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपने टैक्सेशन जो है वो नहीं की हुई है, उसमें टैक्सेशन करें। हम तो बीसों दफ़ा ये बात कह चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ये तजावीज़ भी मुख्तलिफ जगहों पे दी जा चुकी है कि आप जो NIC है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसको आप डिक्लेयर करें NTN, और उसके साथ आप लिंक करें तमाम बैंकों का डाटा, और उसी के साथ आप लिंक कर दें नादरा, उसके साथ जो बिजली, गैस और दीगर बिल्स हैं उसके साथ आप सबको, और प्रॉपर्टी है, आपको कितना टाइम लगेगा, जैसे 6 महीने ऑटोमेशन में लगेंगे, ये कर दें और उसके बाद देखिए आपके पास टैक्स को बचा सकेगा। आप बड़े लोगों से इतना टैक्स मिलेंगे कि आपको इन जैसे गरीबों को छूट देनी पड़ेगी। मुर्तज़ा साहब, आपने एक बात की है कि ये जो बचतें होती हैं ये बेसिकली टैक्स अदा करने के बाद, अपनी इनकम पर टैक्स अदा करने के बाद जो पैसा बचता है वो सेविंग कहलाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डबल टैक्सेशन हो रही है पाकिस्तान में। एक पहले से टैक्स अदा कर दिया अपने इनकम पर, और जो सेविंग हुई है उस पर मजीद अब 30% तक 35% तक टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो डबल टैक्सेशन की तो कहीं पर इजाज़त नहीं है। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ राना साहब कि मैं आपको अपनी मिसाल अगर आपने दे दूँ कि मेरी जितनी भी सैलरी है उसके ऊपर एक्सोस डिडक्शन हो रही है, जो भी है एक्सोस डिडक्शन हो रही है, एक्सोस डिडक्शन हो रही, मेरे पास पैसे आ गए, मैंने उन पैसों को मतलब मेरे खर्च करने के 1 लाख सैलरी है अगर फॉर एग्जाम्पल, मैंने 70,000 रुपये जो है वो खर्च कर दिया और 30,000 रुपये मिलेंगे मैं बचाता रहा, और वो पैसे या बाद में मुझे कम्यूट मिला, इसको टैक्स पेड मनी है, उससे मैंने डिपॉजिट सर्टिफिकेट खरीद लिए, या मैंने वो उसको डिपॉजिट करा दिया सेविंग्स के लिए। अब उसके ऊपर टैक्सेशन क्यों लेंगे, ऑलरेडी वो तो टैक्स अदा किया। बहुत बड़ी इम्प्लीबिलिटी है। हालांकि बहुत सारे कमीशन, टैक्स रिफॉर्म कमीशन भी बनते हैं, कमेटियां बनती हैं काफ़ी सारे ये टैक्स इस्लाहत के लिए, लेकिन आज तक किसी भी रिफॉर्म कमीशन ने इस नुक्ते को नहीं देखा है कि जो रकम पहले से टैक्स पेड मनी कहलाती है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स कट चुका होता है, उसके बाद उसके मुनाफे पर टैक्स कैसे वसूल किया जा सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी, आपने जो बात की है कि नेशनल सेविंग की स्कीमों में वही लोग पैसा जमा करवाते हैं जो बेवाएँ होती हैं, जो बूढ़े पेंशनर होते हैं, जो खुद कुछ कर नहीं सकते, मतलब दुकान भी नहीं चला सकते, टैक्सी भी नहीं चला सकते। वो लोग फिर एक तरफ उनको थोड़ी बहुत पेंशन आ रही होती है, और दूसरा जो ग्रेजुएटी की रकम होती है वो जमा करवा के उनको एक लगा बंदा मुनाफा थोड़ा सा मिलता है। लेकिन एक और बात मैं आपको करना चाहता हूँ, नाज़रीन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और हमारा मुर्तज़ा साहब से भी सवाल है कि जो दुनिया भर की रेटिंग है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो नेशनल सेविंग है वो कम अज़ कम 5% होनी चाहिए GDP का, लेकिन पाकिस्तान में जो नेशनल सेविंग है वो 1% से भी कम है काफ़ी तवील अरसे से, और पिछले 5 साल के दौरान उनमें मजीद कमी आई है। उसकी वजह यह है कि नेशनल सेविंग की स्कीमों में इतनी अट्रैक्शन नहीं है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में, खासतौर पर रियल स्टेट में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से उनको ज़्यादा पे बैक होता है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। या फिर एक और भी तरीका है, वो ये है कि गैर कानूनी कंपनियां हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं उनके, वो कहते हैं कि हमें पैसा दें और हम आपको जो है साल के बाद 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 2.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये आपके हो जाएंगे, जो कि फ्रॉड होता है और बाद में पैसे उनसे बैठ भाग जाते हैं। जैसे कंपनी था, E4U ग्रुप ऑफ कंपनी था, इस तरह और भी बहुत सारी है। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि आप मजीद टैक्स लगाने से जो मुनाफा कम हुआ है तो लोगों पर जान गवर्नमेंट की बचत स्कीमों की तरफ तो नहीं होगा, बल्कि इस तरह के कराटियों के पास लोग पैसे रखेंगे अपने? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर आप यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के इकदाम नहीं उठाएंगी, इस तरह के दिलकश मुनाफा बख्श स्कीमें जो हैं वो दी जाएँ, और लेकिन ज़ाहिर है कि जो मुल्क की इकॉनमी होती है, बैंकिंग सेक्टर है, उसके पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पर कैपिटल इनकम है
چیزوں کے تناظر میں ہم نے جو بچتے ہیں یا ٹیکسیشن ہے اس کے مطابق اخراجات اور انکم چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ اگر نہ بھی ہو لیکن اس حد تک کم از کم ہونی چاہیے ضرور بچتوں کے اوپر کم ٹیکس ہونا چاہیے، اتنا کم ہونا چاہیے کہ لوگ اس میں خوش دلی سے انویسٹمنٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسے ہی انویسٹمنٹ شروع کر دیں، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ لاسانی گروپ تھا یا B4U تھا، اس طرح کی اور بہت فراڈ کمپنیاں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو وہ سہانے خواب دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سہانے خوابوں کے اوپر لوگ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، پھر اپنی اصل رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ابھی وہ مفتیان کا جو ایک بازار کا اسکیمر کی بات کر وہ بھی تھا. لیکن جب بینک بھی آپ کو منافع نہیں دیتے. جب آپ قرضہ لیتے ہیں، کار لون لیتے ہیں یا کوئی اور لون لیتے ہیں تو وہ آپ کو 20% تک چارج کرتے ہیں، لیکن آپ نے جب پیسہ جمع کرایا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس بھی کاٹے جائے گا، زکوٰۃ بھی کاٹی جائے گی. سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بینک کے پاس جو پیسہ رکھا تھا اس پر 3% منافع ہے. 3% کے اوپر تو لوگ پھر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی اسکیموں میں جائیں. یہی حال قومی بچت کا ہے تو لوگ کہاں جائے گا؟ دیکھیے یہ بہت ہی ریلیونٹ اور ریلیونٹ کوشچن ہے آپ کا کہ لوگ کہاں جائیں. یہ سوچنا جو ہے یہ سب سے اہم ادارہ پاکستان میں نیشنل سیونگز ہے. قومی بچت کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے اور لوگوں کو اپنے پاس سرمایہ کاری کی دعوت دے، نہ کہ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جس طرح کے اس وقت اقدامات جو ہیں حکومت پاکستان نے تجویز کیے ہیں. یہ سراسر ناانصافی ہے اور اگر آپ اس حد تک ٹیکسیشن ان سے کریں گے تو وہ غریب جو جن کا چولہا ہی ان 9,000 روپوں سے جو 10,000 روپے ان کے قومی بچت سے ملتے ہیں جو انہوں نے مختلف اسکیموں میں لگائے ہیں تو ان کا چولہا ہی اسی سے چلتا ہے. تو کم از کم ایک ایسا ریٹ نہیں رکھنا چاہیے جو ناقابل آپ یہ کہیں کہ وہ اس کے اوپر جس پہ عمل درآمد نہ کیا جا سکے. اس سے آپ نے بڑا ایک اور زبردست انفارمیشن دی ہے رانا صاحب. آپ نے جو فرمایا کہ GDP کا 5% تک قومی بچتیں ہونی چاہیے کسی بھی ملک کی. تو 5% تک یہاں تو 1% سے بھی کم ہے، اس سے بھی. تو یہ بھی سوچنے کا سوال ہے. تو یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غربت کس طرح کی ہے. لوگوں کے اپنی تنخواہوں میں ان کا پورا نہیں پڑ رہا، لوگوں کے پاس ایکسٹرا منی نہیں ہے، ایون کہ لوگ بارو کرتے ہیں ایک دوسرے سے مانگ کے اور اس طرح سے گزارے اپنے کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو بچتیں نہیں ہیں. تو جو بچتیں ہیں کسی بھی لحاظ سے قومی بچتیں جن کو اس طرح کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کو یہ ولنریبل آپ طبقہ کہہ سکتے ہیں. باقی جو زیادہ اونچی اڑان والے لوگ ہیں وہ تو بحریہ ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنا سرمایہ ڈبل کرتے ہیں. وہ اور دیگر سکیمیں ہیں وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں بعض اوقات ان کے سرمایہ ڈوب بھی جاتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا. یہ اربوں یا کروڑوں والوں کو یہ فرق نہیں پڑے گا، اس سے کیونکہ انہوں نے ٹیکس دینا نہیں ہے، وہ ٹیکس رجیم میں آتے نہیں ہیں. تو ابھی ایک ایمنسٹی آپ نے یہ دیکھا کہ اس کو مزید بڑھایا گیا ہے، یہ ایمنسٹی دی گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایمنسٹی میں آپ نے اربوں روپیہ جو ہے لوگوں کا ان کو کہا کہ آپ وائٹ کر دیں، وہ انہوں نے کبھی ٹیکس نہیں دیا، انہوں نے کبھی نہیں. وہ آج جب میں آپ کو ایک بلین آف روپیز جو ہے اس معاملے کی کہ جو ریویو ہے وزارت خزانہ کا، ان کا کہنا ہے کہ یہ قومی بچت کی اسکیموں پر ٹیکس ڈبل کر دینے سے جو امپیکٹ پڑے گا، مطلب ہے کہ FBR کے ٹیکس میں جو کلیکشن میں اضافہ ہوگا 2 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. اب 2 ارب ایک طرف گورنمنٹ آف پاکستان کا بجٹ خسارہ جو ہے وہ 2,000 ارب روپے ہے سال جی، اور 2 ارب روپے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ صرف غریبوں پہ چولہے ملیں گے. عمران خان کو یہ مشورے کون دیتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ جس طرح سے جانتے ہیں کہ IMF کے جو پروگرامز ہم نے لے رکھے ہیں یہ دنیا بھر کی جو ہمارے پاس مختلف IMF سے دیگر فنڈس موجود ہیں ان کی ہمارے پاس انویسٹمنٹس ہیں. تو جب وہ انویسٹمنٹس آپ نے واپس کرنی ہوتی ہیں وہ تو قرضہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی انویسٹمنٹ کہتے ہیں اس کو، ہم اپنے اوپر اس کو لون کہتے ہیں. ہم نے اگر $5 بلین لون لیا ہے تو ہم $7 بلین لون ان کو واپس کریں گے اور ہم تیل نکالیں گے $10 بلین عوام سے، وہ 5 کی بجائے ڈبل ہم وصول کریں گے. تو یہ سارا اس کا چکر ہے
अगर आप इस तबके को देखें 2 बिलियन रुपए की बात कर रहे हैं आप, इससे इम्पैक्ट FBR का ये होगा। यकीन माने एक बड़ी मछली को पकड़ लें, वो 20-25 अरब रुपया इनको दे देंगे, आसानी से। इन गरीबों को छोड़ दें, इन गरीबों के ऊपर जुल्म ना किया जाए। ये कम से कम आपके जो एडवाइज़र्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब वज़ीर आज़म साहब से भी और वज़ीर ख़ज़ाना साहब से। वज़ीर ख़ज़ाना बड़े समझदार आदमी हैं, अगर उनके उसमें ये बात जो है वो हमें बचत जो वाले जो हैं वो लेके आएँ, उनको बताएं कि इससे डिक्लाइन आएगा। आप आज की बचतें चेक कर लें, आप उनका वॉल्यूम देख लें, आप 2 महीने बाद उसका वॉल्यूम देख लीजिएगा, आप इससे बहुत कम चली जाएगी बचतें। लोग वहाँ से पैसे निकालेंगे, फिर वो 2 अरब भी नहीं मिलेगा, फिर वो 2 अरब भी नहीं मिलेगा। तो ये आप इसको जो है वो दोबारा इसके ऊपर नजरसानी करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, असल बात यह है कि ये IMF पर प्रोग्राम में है हुकूमत, लेकिन आपको एक बात बताते हैं कि IMF कभी भी ये नहीं कहता, मुझे 20 साल हो गए, मुर्तज़ा साहब को 30 साल से भी ज़्यादा हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, IMF कभी भी लिख कर पिन पॉइंट करके नहीं देता कि फलानी जगह पर आप फलाने लोगों पर टैक्स लगाएं। वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों पर टैक्स नहीं लग रहा है या जो सेक्टर टैक्स चोरी कर रहे हैं, आप वो जो लूप होल है बंद करें, वहाँ पर आप टैक्स इनकम बढ़ाएं। मसला ये है कि जो टैक्स चोरी कर रहे होते हैं वो तो है बड़े बड़े टाइकून, उनका तो ये हुकूमतें कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। और जो गरीब होते हैं, जिनको घड़े की मछली समझते हैं, या जो फंसे हुए होते हैं, उनको पहले भी टैक्स वसूल किया जा रहा होता है, उनके ऊपर मजीद बर्डन डाल देते हैं, उनको जो है ज़मीन के अंदर गाड़ देती है हुकूमतें, सिर्फ IMF को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि हमने देखें इतना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा लिया है और इतने लोगों को टैक्स नेट में ले आए। हालांकि वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं लोग पहले से, वो तो वल्नरेबल हैं, उनको तो हुकूमत को चाहिए कि सपोर्ट करे, बल्कि उल्टा उनसे टैक्स काटा जाता है, बल्कि टैक्स डबल कर दिया जाता है। बाकी जहाँ तक टैक्स चोरी है पाकिस्तान में, आजकल पाकिस्तान के बाकी वज़ीर ख़ज़ाना जो है शौकत तरीन, सबको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो बैंकर हैं, वो सिल्क बैंक के मालिक हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको बहुत अच्छे से, और वो बल्कि ये बैंकर्स लड़ाई लड़ते रहे हैं बैंक मालकान। जब FBR के चेयरमैन थे शब्बर ज़ैदी, तो उन्होंने कहा था कि मैंडेटरी कर दिया जाए बैंकों के ऊपर कि वो FBR को डिपॉजिट होल्डर्स का तमाम डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो ये बैंक मालकान डट गए थे कि ये प्राइवेसी को चेक किया जा रहा है, ये प्राइवेसी एक्ट की खिलाफवर्जी होगी, हम सिर्फ वही डेटा देंगे जो मेंशन करके FBR मांगेगा। मतलब है कि राना अबरार का डेटा दिया जाए जी फलाने अकाउंट, तो तब वो देंगे, वरना ऐसे नहीं है कि हमारे पास जितने भी बैंक अकाउंट है सब हम ट्रांजैक्शन का डेटा डे बाई डे दें। अगर शौकत तरीन साहब चाहते हैं कि टैक्स चोरी रोकी जाए, तो ये तमाम बैंक्स को पाबंद कर दें कि उनकी जितनी भी डेली की ट्रांजैक्शन होती हैं, जितने अकाउंट्स हैं, अकाउंट होल्डर हैं, सब का डेटा इनके पास है। ये जब चाहे टैक्स चोरों को पकड़ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जैसे ये टैक्स चोरों को पकड़ेंगे, ये टैक्स चोर अपने अरबों रुपए इन बैंक से निकलवा लेंगे और बैंक खाली हो जाएंगे। शौकत तरीन की दुकान बंद हो जाएगी, वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, शायद इसलिए वो टैक्स चोरों पर हाथ नहीं डालना चाहते। ऐसे गरीब लोग, बेगाम, यतीमों को मजीद निचोड़ना चाहते हैं, जिनके रगों में खून ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है, मजीद उनका खून निचोड़ने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह।